हेलो फ्रेंड्स, मिशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम विजन आईएएस के 2 फरवरी वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द फर्स्ट आर्टिकल। बेसिकली 15th फाइनेंस कमीशन जो प्रेसिडेंट के द्वारा गठित की गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट पार्लियामेंट में टेबल किया है। तो हम जानेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, बोथ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं। फाइनेंस कमीशन की जब भी बात की जाएगी तो याद रखें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। प्रेसिडेंट इनको फॉर्म करते हैं और संविधान के आर्टिकल 280 में इसके फॉर्मेशन की बात कही गई है। क्या काम करता है ये फाइनेंस कमीशन? तो बेसिकली सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के ऊपर सजेशन देते हैं कि जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होके आते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स किस रेशियो में किया जाएगा। साथ ही साथ वेरियस रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन बेसिकली इनको 2 रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था। तो पहला रिपोर्ट 2020-21 के लिए एंड फाइनल रिपोर्ट जो 2021-22 से 2025-26 के लिए होगा। आपको भी पता है कि 15th फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन है वो 1 अप्रैल 2021 से लागू होने वाली है। दैट्स व्हाई ये 2 रिपोर्ट सबमिट किए गए थे। टर्म्स ऑफ रेफरेंस 15th फाइनेंस कमीशन, टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि किस मैटर के ऊपर 15th फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देगा, उसी को हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो इसमें परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स फॉर स्टेट्स इन द फील्ड ऑफ पावर सेक्टर, एडॉप्शन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब तो आपका कुछ एडिशनल टर्म्स ऑफ रेफरेंस है। लेकिन जो मेन पर्पस होता है फाइनेंस कमीशन का वो आपको पता है कि ये टैक्स डिवोल्यूशन का काम करते हैं। वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एंड बिटवीन द स्टेट्स। तो हम जानेंगे कि ये जो रिपोर्ट पेश किया गया है इस कमीशन के द्वारा क्या क्या सजेशंस दिए गए। तो सबसे पहला सजेशन आप देख सकते हो, वर्टिकल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन का सिंपली मतलब कहे तो लेट से कि जो भी मनी डिवॉल्व करनी है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, तो उसको हम वर्टिकल डिवोल्यूशन कहते हैं। तो आप देख सकते हो वर्टिकल डिवोल्यूशन के शेयर में जो स्टेट्स को ट्रांसफर किए जाएंगे ओवरऑल 41% होगा और बाकी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी। और हमेशा याद रखें कि ये जो डिवोल्यूशन किया जाता है टैक्स शेयर का, ये यूनियन टैक्सेस से किए जाते हैं। यानी कि स्टेट के तो अपने जो टैक्स होते हैं वो तो उनके पास रह ही जाते हैं, लेकिन जो यूनियन टैक्सेस जो होते हैं उनका ये डिवोल्यूशन किया जाता है। और अभी अगर हम 2000 फाइनेंस कमीशन टू 14th फाइनेंस कमीशन के अगर हम डिवोल्यूशन की बात करें तो 42% आप देख सकते हो, तो 1% कम किया गया है। तो ये जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ यूनियन टैक्सेस शुड बी रिटेन फॉर फाइनेंसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूली फॉर्म्ड यूटीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये जो 1% कम किए गए हैं 42% से 41%, इट इज ऑल बिकॉज जो हमारा यूटी बना है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, तो जो एडिशनल खर्च आएंगे उनको वहां के डेवलपमेंट करने में, तो वो उसमें खर्च होंगे। हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के ऊपर क्या सजेस्ट किया गया था? तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन जब भी किए जाते हैं स्टेट्स के बीच में तो सर्टेन पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। और देख सकते हो आप हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ टैक्सेस इज द शेयर ऑफ ईच स्टेट फ्रॉम द डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस व्हिच आर डिवॉल्व। और आप देख सकते हो कौन से प्रिंसिपल पर ये पैरामीटर्स पर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, यानी ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन से राज्य को कितना मिलने वाला है। तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला आप देख सकते हो, इनकम डिस्टेंस है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस है, पॉपुलेशन है, एरिया और फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एंड टैक्स एंड फिस्कल इफेक्ट। तो ये 5 पैरामीटर्स आप देख सकते हो, 5 मिलके 100% शेयर ये कंस्टिट्यूट करते। तो आप देख सकते हो मेजर शेयर जो जाता है वो इनकम डिस्टेंस का होता है। इनकम डिस्टेंस का अगर हम मतलब कहें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो
स्टेट जिसका पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है उसको हम बेस मानेंगे। उसके बाद हम उस स्टेट से विभिन्न स्टेट्स का पर कैपिटा इनकम कंपेयर करेंगे। जिसका डिफरेंस या गैप ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा डिवोल्यूशन होगा। यानी कि लेट्स से कि अगर पर कैपिटा ऑफ अगर हम केरला की अगर हम माने बेस ईयर, यानी कि अगर हम केरला के पर कैपिटा को बेस माने तो और बिहार का कंपैरिजन करें तो गैप जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब बिहार को काफ़ी ज़्यादा डिवोल्यूशन इस शेयर से मिलेगा। और भी पैरामीटर से डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, और आप देख सकते हो इस बार फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी पर भी डिवोल्यूशन पैरामीटर बनाई गई है। और क्या रिकमेंडेशन दिए जाते हैं फाइनेंस कमीशन के द्वारा, तो लोकल बॉडीज ग्रांट के ऊपर भी कुछ बातें कही गई है। तो आप देख सकते हो जो रेशियो ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बिटवीन रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज वो हमेशा डिफरेंट होते हैं हर एक साल। और आप देख सकते हो रूरल वर्सेस अर्बन लोकल बॉडीज के ऊपर जो रेशियो है 67 रेशियो 33 है 2021-22 में, और 2025-26 का जो डिवोल्यूशन है रेशियो का देख सकते हो आप 65-35। इम्पोजिंग एंट्री लेवल कंडीशन फॉर लोकल बॉडी टू रिसीव ग्रांट्स, यानी कि अगर लोकल बॉडी जो ग्रांट पाने हैं तो कुछ कंडीशंस उनको फुलफिल करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेट्स में स्टेट फाइनेंस कमीशन सेटअप किए जाएंगे स्टेट्स के द्वारा एक्ट अपॉन देयर रिकमेंडेशंस। तो जो भी रिकमेंडेशन एसएफसी करेंगे उनके रिकमेंडेशन पर एक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ प्रोविंशियल और ऑडिटेड अकाउंट्स ऑनलाइन किए जाएंगे पब्लिक डोमेन में, along with fixing of minimum floor for property tax rate by the relevant state। सिटीज के लिए क्या कहा गया है, स्पेशली द सिटीज विच हैविंग मिलियन प्लस पॉपुलेशन, मिलियन प्लस यानी कि दैट हैविंग द मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन, तो उनके लिए क्या कहा गया है कि 100% ग्रांट्स दिए जाएंगे। वो परफॉर्मेंस लिंक्ड हो गए, यानी कि जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उस प्रकार से आपको ग्रांट डिवॉल्व किए जाएंगे थ्रू मिलियन प्लस सिटीज चैलेंज फंड। और 60% ऑफ द ग्रांट्स जो रूरल लोकल बॉडीज को दिए जाएंगे और अर्बन लोकल बॉडीज के लिए होंगे नॉन मिलियन प्लस सिटीज के लिए, वो टाइड होंगे डिलीवरी ऑफ 2 कैटेगरीज ऑफ बेसिक सर्विसेज, यानी कि जो ग्रांट दिए जाएंगे उसका 60% जो होगा वो टाइड सर्विसेज के लिए होगा, जिसमें सैनिटेशन है, मेंटेनेंस ऑफ ओडीएफ स्टेटस है रूरल लोकल बॉडीज के लिए, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड अटेनमेंट ऑफ स्टार रेटिंग एज डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये नॉन मिलियन प्लस सिटीज वाले के लिए। तो ये जो सैनिटेशन एंड मेंटेनेंस है ये रूरल लोकल बॉडीज के लिए अप्लाई होंगे, और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है एंड अटेनमेंट ऑफ स्टार रेटिंग ये आपके सिटीज के लिए होंगे, कैटेगरी 2 सिटीज या टाउन्स, along with ड्रिंकिंग वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर रिसाइकलिंग बोथ फॉर रूरल लोकल बॉडी एंड अर्बन लोकल बॉडीज, इनके लिए एप्लीकेबल होंगे। अन्य क्या सजेशन है, तो आप देख सकते हो फिस्कल कंसोलिडेशन रोड मैप की भी बात कही गई है। तो इस रिपोर्ट में रेंज ऑफ फिस्कल डेफिसिट एंड डेप्ट पाथ ऑफ बोथ यूनियन स्टेट्स के लिए सजेस्ट किए गए हैं कि कैसे फिस्कल कंसोलिडेशन करना है। फिस्कल कंसोलिडेशन की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट अपने खर्च को कैसे मिनिमाइज कर सकती है सो दैट फिस्कल डेफिसिट कम हो सरकार की। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसको मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है एंड रिकमेंडेड दैट द टाइम टेबल फॉर डिफाइनिंग एंड अचीविंग डेप्ट सस्टेनेबिलिटी उसको एग्जामिन किए जाने चाहिए हाई पावर्ड इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप के द्वारा। तो ये जो हाई पावर्ड ग्रुप है वो न्यू FRBM फ्रेमवर्क तैयार करे एंड उनके इम्प्लीमेंटेशन को भी ओवरसीज करे। इंडिपेंडेंट पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट सेल्स यानी कि बॉडी बनाने की बात कही गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फॉर देयर बोरोइंग प्रोग्राम। एडिशनल बोरोइंग रूम टू स्टेट्स इनको प्रदान किया जाए ऑन परफॉर्मेंस इन पावर सेक्टर रिफॉर्म। साथ ही साथ थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनुअल अप्रोप्रिएशन शुड बी फिक्स्ड बिलो विच द फंडिंग फॉर ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बी स्टॉप। ये सब कुछ सजेशन है। हेल्थ के ऊपर क्या सजेशन दिए गए हैं, तो आप देख सकते हो बोला गया है कि जो स्पेंडिंग है स्टेट्स के द्वारा हेल्थ पर वो इंक्रीज किए जाने चाहिए, मोर देन 8% किए जाने चाहिए ऑफ देयर बजट बाय 2022। हेल्थ ग्रांट्स एग्रीगेटिंग टू 70,051 करोड़ अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के लिए रिकमेंड किए गए हैं बिल्डिंग लेस सब सेंटर
और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, ब्लॉक लेवल पब्लिक हेल्थ यूनिट, सपोर्ट फॉर डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर प्राइमरी हेल्थ एक्टिविटीज, इन सब के लिए हेल्थ ग्रांट देने की बात कही गई है। टोटल ग्रांट इन एड सपोर्ट टू हेल्थ सेक्टर ओवर द अवार्ड पीरियड वर्क्स आउट इज 10.3% ऑफ द टोटल ग्रांट इन एड, जो रिकमेंड किए गए थे 15 फाइनेंस कमीशन के द्वारा। द ग्रांट फॉर हेल्थ सेक्टर विल बी अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब कि इस पर कोई कंडीशन नहीं है कि ये करिएगा तो ही आपको ये हेल्थ ग्रांट मिलेंगे, ऐसे कुछ बात नहीं है। और ग्रांट का मतलब ये होता है कि ये पैसे आपको वापस लौटाने नहीं है, कर्ज के रूप में ये पैसे नहीं दिए जाते, ना ही इस पर कोई इंटरेस्ट लगता है। डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर क्या रिकमेंडेशन दी गई है, तो आप देख सकते हो कंस्टिट्यूट इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, यानी कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के ही तहत एक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड क्रिएट किए जाए। नॉन लैप्सेबल यानी कि इवन जो फाइनेंशियल ईयर आपका खत्म हो गया हो तो भी जो फंड में पैसे होंगे वो लैप्स नहीं करेंगे। बजट पास करने बजट से अप्रूव्ड जो फंड होते हैं, आपको ही बताओ, वो वैसे फंड जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अप्रूव होते हैं वेरियस स्कीम्स के लिए, अगर वो इस्तेमाल नहीं होते एक फाइनेंशियल ईयर में तो वो फिर वापस से वो लैप्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा जा रहा है कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत एक डेडिकेटेड नॉन लैप्सेबल फंड तैयार किए जाए। मॉडर्नाइजेशन फंड फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी ये भी तैयार किया जाए टू ब्रिज गैप बिटवीन प्रोजेक्टेड बजटरी रिक्वायरमेंट्स एंड बजट एलोकेशन फॉर डिफेंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्या सजेशन दिए गए हैं, तो मिटिगेशन फंड्स ये सेटअप करने की बात कही गई है बोथ द नेशनल एंड स्टेट लेवल इन लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। मिटिगेशन फंड शुड बी यूज्ड फॉर दोज लोकल लेवल एंड कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस व्हिच आर रिड्यूस रिस्क एंड प्रमोट इन्वायरमेंट फ्रेंडली सेटलमेंट एंड लिवलीहुड प्रैक्टिसेस। तो ये मिटिगेशन फंड एस्टैब्लिश करने की बात कही गई है। तो बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको क्या इम्पोर्टेंट है, तो बेसिकली फाइनेंस कमीशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो मेंस के लिए हो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, तो ये आपको याद रखने, साथ ही साथ आपको लक्ष्मीकांत खोलकर जो बेसिक प्रिंसिपल है जैसे आर्टिकल्स हो गए या फिर जो कंपोजिशन होते हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड, क्या क्या ये रिकमेंडेशन करते हैं, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपके ये जो सजेशन है ये आपको पूरा याद होने चाहिए, सो दैट कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए फाइनेंस कमीशन के ऊपर वो आप सॉल्व कर सके, क्योंकि इस बार पूरा चांस है फाइनेंस कमीशन के ऊपर एक क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं। एक बात तो आपको ये याद रखना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑर्डर है आपको ये याद रखना चाहिए। So let's move to the next article, friend. It is about government announces launch of mega investment textile parks, यानी कि मित्रस की। आपको ये पता है कि कल ही फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश किया था, तो उसमें वेरियस स्कीम्स के लॉन्च करने की खबर दी गई है। तो उसी से जुड़ा हमारा ये मित्र स्कीम है। तो क्या होंगे इस स्कीम में, तो बेसिकली 7 टेक्सटाइल पार्क्स वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर वाले तैयार किए जाएंगे एंड प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज भी सेटअप की जाएगी आने वाले 3 सालों में। तो इसको सेटअप करने में 3 साल लग ही जाएंगे 7 टेक्सटाइल पार्क्स को। पार्क्स के क्या बेनिफिट होंगे, तो ये अनइंटरप्टेड वाटर एंड पावर सप्लाई तो प्रदान करेगी, कॉमन यूटिलिटी सर्विसेज भी प्रदान करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स भी प्रोवाइड करेंगे ये पार्क। स्कीम्स की मदद से अगर हम बेनिफिट की बात करें तो ये जो हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उनको ग्लोबली कम्पिटिटिव बनाने में मदद करेगा, एलोंग विथ लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को भी अट्रैक्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो बूस्ट होगा ही होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे। इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 13% कंट्रीब्यूट करती है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2020 में, ये डाटा कह रहा है, और ये 2.3% टू जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है। और देख सकते हो आप 4.5 करोड़ पीपल्स पे एम्प्लॉय करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2020 का डाटा है। सेक्टर कंट्रीब्यूटेड 12% टू इंडिया एक्सपोर्ट अर्निंग, तो भारत की जो भी एक्सपोर्ट अर्निंग हुई है फाइनेंशियल ईयर 2020 में 12% ये आपको सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इंडिया की है उन्होंने ही कंट्रीब्यूट की। तो क्या चैलेंजेस फेस किए जाते हैं इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा, तो आप देख सकते हो अनऑर्गेनाइज्ड वीविंग सेक्टर, लो फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन, लो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, लो प्रोडक्टिविटी एंड ऑटोमेशन लेवल, कंपटीशन फ्रॉम बांग्लादेश, ये तो चैलेंज है ही है, वियतनाम, ये सब जो देश है ये सब
काफ़ी ज़्यादा सस्ते में प्रोडक्ट बनाते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं और भारत कहीं ना कहीं कम्पीट करने में मुसीबतें झेलता है। अन्य इनिशिएटिव जो लिए गए टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हो 100% FDI अलाउ कर दी गई है ऑटोमेटेड रूट के तहत। FDI यानी कि यू कह सकते हो कि जो विदेशों से पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी इंडियन कंपनीज में या इंडियन रजिस्टर्ड कंपनीज में, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वैसे तो होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होते हैं। तो ये डिफरेंस तो आपको याद होने चाहिए कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है। सिंपली एक लॉजिक बताएं तो FDI जो होते हैं वो जो इन कंपनीज है, कंपनीज के एडमिनिस्ट्रेशन में वो डेफिनेटली वो इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि उनका एम जो है वो मैनेजमेंट कंपनी का करना है, शेयर वो खरीदते हैं कंपनी का। लेकिन ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं इनका मेन होम होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, यानी कि अगर किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स उन्हें अच्छे लगेंगे तो पार्टिकुलर कंपनी के शेयर बेच के उन्हें भी खरीद लेंगे। लेकिन FDI वाले मैनेजमेंट में ज़्यादा फोकस करते हैं। सो FDI से आने वाला जो पैसा है कंपनी में वो कुछ वो मोर स्टेबिलिटी प्रदान करता है रेदर FPI। तो 100% FDI अलाउ कर दिए गए ऑटोमेटेड रूट से। ऑटोमेटेड रूट का मतलब गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होगी FDI करने में। प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लाए गए थे टू प्रोवाइड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक टेक्सटाइल प्रोडक्ट। नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन ये भी लॉन्च की गई थी टू पोजीशन इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन टेक्सटाइल टेक्निकल टेक्सटाइल्स। और टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम को अमेंड किया गया है। स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्ट्स ये भी लाए गए थे टू प्रोवाइड स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। सो प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है, तो ये तो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है मित्र स्कीम, इस पर आप नज़र रखें। अगर ये और ज़्यादा न्यूज़ में आएंगी तो डेफिनेटली इस पर डिस्कस किए जाएंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा डिटेल्स एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। ये स्कीम तो वैसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और फिर आपको क्या याद रखने हैं, ये जो स्टेटस है यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का स्टेटस है वो याद रखने हैं कि भारत क्या FDI टेक्सटाइल सेक्टर में है या नहीं है। तो आप देख सकते हो 100% FDI टेक्सटाइल सेक्टर में मौजूद है, ये आपको याद रखने हैं। और जो आपका कॉटन है, ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कॉटन के जो कंडीशंस होते हैं ग्रो करने के लिए वो आपको पता होने चाहिए। और कौन सा राज्य कॉटन इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज आपको पता होने चाहिए। और कॉटन का वर्ल्ड में और इंडिया में कौन हाईएस्ट प्रोड्यूसर है और इंपोर्टर एक्सपोर्टर कौन है, ये थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। सो दैट आप जो क्वेश्चंस आते हैं आजकल की चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन या फिर राइस, ये सब क्वेश्चंस एक दो पूछ ही लिए जाते हैं, तो इसका पर आप सॉल्व कर सकोगे। बाकी उतना इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, ये मित्र स्कीम इम्पोर्टेंट, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स अभी दिए नहीं गए हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज़ अबाउट गवर्नमेंट टू सेट अप डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन टू प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो बजट 2021-22 में ही ये अनाउंस किया गया है 20,000 करोड़ का डायरेक्ट डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए सेटअप किए जाएंगे, और विथ ए व्यू टू मोबिलाइज फंड्स फॉर एम्बिशियस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो इसकी मदद से जो एम्बिशियस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसको भी उनके लिए भी जो फंड्स है वो मोबिलाइज किए जा सकेंगे इस DFI से। तो DFI एक्सपेक्टेड टू हैव ए लैंडिंग पोर्टफोलियो 5 लाख करोड़ इन 3 ईयर्स। तो ये 5 लाख करोड़ का जो लैंडिंग पोर्टफोलियो है DFI का, ये आने वाले 3 सालों में होंगे। और NIP की अगर हम बात करें तो ये जो है प्रोजेक्ट प्रिपरेशन अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ही ऊपर ये NIP लाया गया था, तो इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और काफ़ी क्रूशियल होंगे ये। तभी तो हम कह सकते हैं कि भारत 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। अगर हम डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये संस्था है जो असिस्ट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू वन और मोर सेक्टर्स और सब सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी
और नबार्ड, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, एक्सिम बैंक, ये कुछ DFIs हैं, तो ये सब याद रख सकते हो। और DFIs सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट बिकॉज सर्टेन रिस्क ये ले सकते हैं जो कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक कैन नॉट टेक। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेट्स से रोड ही कंस्ट्रक्ट करने, तो बैंक को इस प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने में परेशानी आएगी। साथ ही साथ ये भी तो नहीं पता कब ये मैच्योर होंगे, कब ये बेनिफिशियल होंगे, तो दैट्स वाई बैंक जो है इन सब क्षेत्रों में रिस्क नहीं लेती है। तो ऐसी स्थिति में डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स को भी रिड्यूस किया जा सकेगा फॉर लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और DFI कुड इवन फ्लोट सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स जो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करेंगे। गवर्नमेंट ने 3 थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं फंडिंग फॉर NIP को बढ़ाने के लिए। आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स यानी कि DFI जैसे संस्था क्रिएट कर दे। फोकस ऑन मोनेटाइजिंग एसेट यानी कि आप देख सकते हैं नेशनल एसेट मोनेटाइजिंग पाइपलाइन प्लान किए गए हैं, सो दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी एसेट्स हैं उनको मोनेटाइज किया जाए, उससे जो पैसे आए वो NIP में इन्वेस्ट किए जाए। साथ ही साथ इनहांसिंग द शेयर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेंट्रल एंड स्टेट बजट। तो बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए क्या याद रखना है, तो ये भी वही बात है, बजट 2021 में ये अनाउंस की गई है, तो अभी मोर एंड मोर डिटेल्स आने वाले, लेकिन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको 4-5 पॉइंट पते होने चाहिए। और वी डू ऑलरेडी हैव डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नबार्ड, NHB, ये सब क्या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, ये तो आपको याद रखने ही चाहिए। और NIP के बारे में भी 4-5 पॉइंट आपको पता होने चाहिए, और क्या ऑब्जेक्टिव है, और भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रयास करता है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, और NIP प्रोग्राम कौन सी मिनिस्ट्री ऑपरेट कर रही है, इन सब के बारे में आपको पता होने चाहिए। कम से कम 5 पॉइंट्स तो NIP और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में आपको पता होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट यूनियन बजट 2021-22, और इसके तहत ये बोला गया है कि भारत नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च करने वाला है। तो अगर हम नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करें तो ये लॉन्च किए जाएंगे टू जनरेट हाइड्रोजन फ्रॉम ग्रीन पावर सोर्सेज। तो जो ग्रीन पावर सोर्सेस है उससे हाइड्रोजन जनरेट किए जाएंगे। और ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो ये प्रोड्यूस होते हैं कैसे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। और जो भी हाइड्रोजन हमें धरती से मिलते हैं वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड रहते हैं, जैसा कि आप वाटर में देखते हो H2O, और कार्बन के साथ भी बॉन्डेड रहते हैं इन लाइव और डेड फॉसिलाइज्ड बायोमास, जैसे CH4 हो गया। तो इट कैन बी क्रिएटेड बाय स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन। तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम स्प्लिट कर दें, वाटर से हाइड्रोजन निकाल लें, ऑक्सीजन अलग कर दें, वाटर फिर से बन जाएगा व्हेन हाइड्रोजन इज यूज्ड। करेंटली ग्लोबल हाइड्रोजन प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो 48% नेचुरल गैस से निकाले जाते हैं, 30% ऑयल से निकाले जाते हैं, 18% कोल से, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस से सिर्फ और सिर्फ 4%। क्या एडवांटेज है हाइड्रोजन ओवर कन्वेंशनल फ्यूल, तो देख सकते हो हाई ह्यूज एबंडेंस में आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे, हाई एनर्जी डेंसिटी होती है, बेटर कंबशन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, नॉन पोल्यूटिंग नेचर भी होते हैं इनके। एप्लीकेशन कहाँ पर ये यूज हो सकते हैं, तो फ्यूल सेल व्हीकल, H2 हाइब्रिड व्हीकल्स, पावर जनरेशन, केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरी, इन सब जगहों पर यूज होते हैं। जो चैलेंज फेस किए जाते हैं आप देख सकते हो, हाइड्रोजन प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, हार्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, लैक ऑफ कोड एंड स्टैंडर्ड्स, ये सब कुछ चैलेंजेज है। अन्य क्या स्टेप्स लिए गए हैं हाइड्रोजन डेवलपमेंट के लिए, तो नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी रोड मैप 2006 में लाए गए थे। हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये लेके आई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हैज डेवलप बायोमास गैसिफिकेशन बेस्ड हाइड्रोजन जनरेशन टेक्नोलॉजी। तो ये सब भी कुछ इनिशिएटिव जो पहले लिए जा चुके हैं। अगर हम बात करें बेनिफिट्स क्या होंगे हाइड्रोजन के, ये हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, तो इम्पोर्ट्स जो हम ऑयल का करते हैं विभिन्न देशों से वो कम होगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी तो इससे स्ट्रेंथन होगी क्योंकि हम खुद अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए जो फ्यूल है वो प्रोड्यूस कर पाएंगे। साथ ही साथ इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल्स, डिकार्बोनाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि पॉल्यूशन कम होगा, एड्रेस क्लाइमेट चेंज इश्यू, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है जो आपको हाइड्रोजन एज ए फ्यूल जब इस्तेमाल होंगे तो फिर जरूर मिलेंगे। प्रीलिम्स 2021 के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इनके बारे में जरूर जानना चाहिए। और जो एडवांटेज होंगे इस एप्लीकेशन जो होंगे, एप्लीकेशन जरूर याद रखना, क्योंकि प्रीलिम्स में आजकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देख सकते हो फ्यूल सेल व्हीकल, H2 हाइब्रिड व्हीकल, पावर जनरेशन, केमिकल इंडस्ट्री,
फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे बहुत सारे यूज है, तो आप ये भी कर सकते हो कि ऑल ऑफ द ऑप्शन जो भी आपको संभव लगे तो आप टिक मार सकते हो। और ये आपका ग्रीन हाइड्रोजन का डेफिनेशन याद रखना कि कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। और बाकी हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में आप जरूर जान लें। सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज। इट इज अबाउट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा प्रोजेक्ट। तो क्या कंसेप्ट है, तो नेवा यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, पेपरलेस असेंबली और ई असेंबली कह सकते हो आप, कंसेप्ट जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की मदद से जो वर्क है असेंबली का वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। ई विधान की अगर हम बात कर जाए तो वो रीडेजिग्नेट हुआ है नेवा के रूप में, यानी कि ई विधान को ही बेसिकली रीडेजिग्नेट करके नेवा का नाम दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो नोडल मिनिस्ट्री है फॉर रोलिंग आउट ऑफ नेवा इन ऑल स्टेट्स या यूटीज विद लेजिस्लेचर। ई विधान की बात करें तो मिशन मोड प्रोजेक्ट है जिसमें डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ही अंतर्गत ये आते हैं। और नेवा की अगर हम बात करें तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, तो जो भी लेजिस्लेचर है हमारे देश में उन सबको एक साथ लाया जाए, एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, देयर बाय क्रिएटिंग ए मैसिव डेटा डिपोजिटरी विदाउट हैविंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन। हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने नेवा प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो याद ये रखना है कि ऑल स्टेट्स में तो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं और कुछ बेसिक जो प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट स्टारडस्ट 1.0। तो क्या कंटेक्ट है, तो ये लॉन्च व्हीकल है। इट इज सूटेड फॉर लॉन्चिंग स्मॉल सैटेलाइट जिसको क्यूबसैट्स कहते हैं स्पेस में। और हाल ही में ये लॉन्च किया गया यूएस बेस्ड स्टार्टअप यानी कि ब्लू शिफ्ट एरोस्पेस के द्वारा। और ये फर्स्ट कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल, यही कंटेक्स्ट है आपको। ये कमर्शियल स्पेस लॉन्च पावर्ड बाय बायोफ्यूल है which is non-toxic for environment as opposed to the traditionally used rocket fuel. बायोफ्यूल्स बायोमास से ऑब्टेन होते हैं, इसको कन्वर्ट किए जाते हैं डायरेक्टली इनटू लिक्विड फूल दैट कैन बी यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट पत्रचित्रा पेंटिंग्स। काफी इंपॉर्टेंट है ये पत्रचित्रा पेंटिंग्स। और अगर हम इनके का ओरिजिन की बात करें तो ये 12th सेंचुरी पेंटिंग्स है। और पत्रचित्रा स्टाइल ऑफ पेंटिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ ओडिशा है, तो ये याद रखना ओडिशा से ये एसोसिएटेड। पत्रचित्रा में क्या होते हैं, पिक्चर पेंटेड ऑन ए पीस ऑफ क्लॉथ। ये पीस ऑफ क्लॉथ है, इसी पर पिक्चर पेंट किए जाएंगे और इसमें रिच कलरफुल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल किया जाएगा। क्रिएटिव मोड थीम्स एंड डिजाइन होंगे और सिंपल थीम्स भी हो सकते हैं। और ये जो थीम लिए जाते हैं मोस्टली मैथोलॉजिकल इन डिपिक्शन होते हैं। दिस फॉर्म ऑफ आर्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू द कल्ट ऑफ श्री जगन्नाथ, ये याद रखना है, एंड द टेम्पल ट्रेडिशंस इन पुरी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।